हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में स्पीकिंग स्किल्स का क्या रोल है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने लिसनिंग स्किल्स को पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। इससे पहले अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने देखिए चैनल का नाम भी डाल रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स का यानी अपनी बोलने की क्षमता का कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप यूज करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल, यानी जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वहाँ पे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, दूसरों को बोलकर समझाते हैं जो भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे होते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक टाइप का पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, कोई भी आर्ग्यूमेंट उसको आसानी से दूसरे व्यक्ति के साथ डिलीवर कर सकते हैं। यानी उसको मतलब आसानी से अपने थॉट्स के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में समझा सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप उसमें ना विजुअल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो का, किसी मूवी का है ना, किसी इमेज का आप इस्तेमाल करके सामने वाले को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और देखिए खासकर जो प्रेजेंटेशन होता है इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रोफेशनल लाइफ में, है ना, बिजनेसेस में, कंपनीज में, है ना। इसमें प्रेजेंटेशन का काफी ज्यादा रोल होता है, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, मतलब जो प्रेजेंटेशन है ये तो नहीं कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति को समझाना है, आपको बहुत सारे व्यक्तियों को समझाना होता है। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों को अपना आइडिया जो भी है, इंफॉर्मेशन जो भी है, आप शेयर कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो बिग ऑडियंस के लिए होती है या फिर स्मॉल टीम के लिए होती है। या तो छोटी टीम होगी ये जिसमें 10-20 मेंबर होंगे, या बिग ऑडियंस जिसमें 200-1000 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके अंदर वो टैलेंट भी होना चाहिए प्रेजेंट करने का, क्योंकि आप कुछ बता रहे हैं, कुछ लोगों को समझा रहे हैं, तो लोगों को समझ भी आनी चाहिए, है ना। और समझ कब आएगी, जब आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया होगी। अब देखिए प्रेजेंटेशन भी दो टाइप की होती है, इसे मैं भी आगे समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए कि प्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होती है ना। जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, है ना, कंक्लूजन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी काफी स्ट्रक्चर वे में आप सामने वाले को इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन का एक फायदा तो ये होता है। अब देखिए दूसरा कारण ये कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलना है ना, बोलकर कम्युनिकेशन करना। जैसे कि मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखिए पीडीएफ बना रखी है और मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, जब भी मैं आपको कोई चीज समझा पा रहा हूँ, है ना। तो ऐसी आपको बिजनेसेस में प्रेजेंटेशन बनानी होगी या फिर बिना बनाए भी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है कभी कभार, है ना। तो उसमें बोलने का रोल होता है, या तो आप वरना स्लाइड के माध्यम से समझाइए तब भी आपको बोलना है, या ओरल प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाइए उसमें भी आपको बोलना ही होता है। तो प्रेजेंटेशन में आपकी स्पीकिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन में आप विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, वीडियो लगा सकते हैं, है ना, कोई इमोजी लगा सकते हैं, है ना, इमेज लगा सकते हैं, या फिर कोई 3D जो इमेज होती है उनको लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप ऑडियंस को ज्यादा अच्छे वे में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी देखी जाती है। नॉन वर्बल मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना, आपका इमोशंस कैसे हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा है, आपका गेस्चर कैसा है ना। आप जब प्रेजेंटेशन कोई दे रहे हैं तो आप खड़े कैसे हैं, या फिर आप ज्यादा हिल तो नहीं रहे हैं, है ना, आपके हाथों की मूवमेंट देखी जाती है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी देखी जाती है। तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। अब देखिए प्रेजेंटेशन भी दो टाइप की होती है, एक होती है ओरल प्रेजेंटेशन और दूसरी होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखिए ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसको आपको प्रेजेंट करना होता है, वो भी बिना किसी स्लाइड की मदद से। आपको बस सामने खड़े लोगों को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है बाय द वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब ओरल प्रेजेंटेशन में जो भी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे तो वो फेस टू फेस करेंगे, किसी स्लाइड की मदद से नहीं करेंगे। वहीं उल्टा क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप एक स्लाइड बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये स्लाइड बनाई ना पीडीएफ, तो ये क्या एक स्लाइड है, अब इसमें क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वही इंफॉर्मेशन बोलकर लोगों को समझाना, तो वही क्या हो जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाता है। अब अगला है ग्रुप डिस्कशन।
अब देखिए जब भी ग्रुप डिस्कशन की जाती है तो उसका कोई एक हेड होगा ना जो पूरी मतलब ग्रुप डिस्कशन को लीड करेगा। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का कोई एक टॉपिक होगा, उसी टॉपिक पे सब अपनी जो उनका ओपिनियन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो रखते हैं, है ना। और फिर बाद में एक डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए एक अच्छा डिसीजन तभी आएगा जब सब अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे। और रखेंगे कब? जब उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, है ना, स्पीकिंग स्किल्स होगी, जो अपनी बात रख पाएंगे, तभी एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ग्रुप डिस्कशन के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? जब सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे, है ना, किसी भी टॉपिक पे, है ना, किसी भी थॉट पे अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे, है ना। जितने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ना, जो डिसीजन लिया जाएगा वो उतना ही बढ़िया लिया जाएगा। अब देखिए डिस्कशन तो कहीं भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है ना। जो मीटिंग होती है वो मीटिंग एक टाइप की ग्रुप डिस्कशन ही होती है। बस देखिए मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन में अंतर इतना है, इनफॉर्मल और फॉर्मल का। जो मीटिंग होगी वो फॉर्मल लैंग्वेज में मतलब कंडक्ट करवाई जाएगी, और जो ग्रुप डिस्कशन होती है वो इनफॉर्मल होती है। मतलब जैसे कि आपके 5-6 दोस्त हैं और आपस में गप्पे मारने लग गए, तो वो क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है ना। लेकिन मीटिंग क्या होती है, फॉर्मल लैंग्वेज में होती है। बस ये थोड़ा अंतर होता है, लेकिन होती दोनों सेम ही है। अब देखिए कंपनी में जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है तो उसमें 3 पीज इंक्लूड होते हैं। वो 3 पीज क्या होते हैं? पहला होता है पर्पस, दूसरा होता है प्लानिंग, और तीसरा होता है पार्टिसिपेशन। यानी देखिए सबसे पहले तो पर्पस, यानी जो एजेंडा है जिस पे ग्रुप डिस्कशन होने वाली है वो पर्पस डिसाइड किया जाता है। फिर प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग में किस जगह मीटिंग होगी, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन है वो किस जगह होगी, है ना, और कितने बजे होगी, वो प्लानिंग की जाती है। फिर पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होने वाली है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो ये 3 चीजें पहले डिसाइड की जाती हैं। अब देखिए जब भी कोई मीटिंग या फिर ग्रुप डिस्कशन होती है तो उसका कोई एक लीडर होता है जो पूरी मतलब जो ग्रुप डिस्कशन है उसको लीड करता है ना। जो मतलब उनके मतलब जो अलग अलग आइडियाज है उनको एक धागे में पिरोता है ना। तो जो टीम प्लेयर होता है और एक लीडर होता है, वो ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको जानते हैं। तो देखिए अगर आप टीम प्लेयर हैं, यानी आप ग्रुप डिस्कशन में एज अ टीम मेंबर ज्वाइन हुए हैं, तो उसमें आपका काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा वर्क विथ अदर्स। सबसे पहले आपको दूसरे के आइडियाज को सुनना पड़ेगा, फिर अपने आइडियाज भी रखने पड़ेंगे और उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगला है इन ओपन टू द व्यूज ऑफ अदर्स। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कि सिर्फ आप अपने ही विचार रख रहे हैं, आपको सामने वाले को भी सुनना चाहिए, है ना। मैंने लिसनिंग स्किल्स में बताया था ना, आपको सामने वाले को भी मौका देना चाहिए, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जानना चाहिए, है ना। तभी एक अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। और अगला है हैज अ पॉजिटिव टीम स्पिरिट, मतलब सबके प्रति आपको एक पॉजिटिव स्पिरिट रखनी है ना। मतलब मान लीजिए किसका आइडिया खराब भी है तो उसको मतलब ऐसा नहीं मीटिंग से निकाल दिया, है ना, उसको भी मतलब तवज्जो देनी है, अहमियत देनी है। उसने कहा कि हाँ चलो आपने ये भी आइडिया दिया है, तो मतलब एक पॉजिटिव टीम स्पिरिट रखनी है। भले ही कितना बेकार आइडिया हो लेकिन उसकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप लीडर हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीजें करेंगे। सबसे पहला है फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप। तो देखिए लीडर का काम होता है जो भी ग्रुप डिस्कशन हो रही है वो स्मूथ वे में हो, है ना, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करवाना भी लीडर का ही काम होता है। और देखिए अगला काम होता है कि जितने भी अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग मेंबर होंगे, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो लीडर का काम होता है उनके अलग अलग विचारधारा पॉइंट ऑफ व्यू में समन्वय बैठाना। तो देखिए जो लीडर होता है उसका काम होता है कि जो भी ग्रुप डिस्कशन हो रही है उसमें एक पॉजिटिविटी बनाए रखना, और साथ ही साथ उनको एक वैल्यूएबल इंसाइट देना है, मतलब उनको एक दृष्टिकोण देना, है ना, जिसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। और जो लीडर होता है उसका काम होता है कि टीम मेंबर को इंस्पायर करना, मोटिवेट रखना, है ना। अगर उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगी तो ग्रुप डिस्कशन में जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी बढ़िया नहीं होगा, है ना। और जो ग्रुप का लीडर होता है वो गोल को अचीव करने में हेल्प भी करता है। अगला है टेलीफोनिक स्किल। तो आप सभी जानते ही हैं आजकल फोन का इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी कंपनी में बिना फोन के काम तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे में आपको टेलीफोनिक स्किल्स भी आनी चाहिए कि मतलब दूसरे से कैसे बात की जाती है ना। और टेलीफोन के कई सारे एडवांटेजेस भी होती हैं, इसलिए ये कंपनीज में ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि यूजिंग अ टेलीफोन ऑफर्स रियल टाइम कम्युनिकेशंस। अब जब भी आप टेलीफोन पे कम्युनिकेशन करते हैं तो आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप ईमेल का, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो वो रियल टाइम नहीं होता। आप पहले मैसेज भेजेंगे, फिर सामने वाला खोलेगा, फिर उसे पढ़ेगा, फिर रिप्लाई करेगा। लेकिन टेलीफोन में क्या होता है कि आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आप जो भी मैसेज भेजेंगे सामने वाला तुरंत उसका फीडबैक आपको दे सकता है। तो जैसे कि फैसिलिटेट क्विक
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, है ना। तुरंत आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और खासकर जो इमरजेंसी होती है उसमें भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, है ना। कोई इमरजेंसी पड़ गई, तुरंत आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप टेलीफोन की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगला है नेगोशिएशन, यानी समझौता करना। तो देखिए, नेगोशिएशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो पार्टी यानी दो व्यक्ति आपस में नेगोशिएट करते हैं, है ना, बातचीत करते हैं। दोनों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब वो नेगोशिएशन करते हैं फिर वो किसी भी इशू पे फिर एक डिसीजन पर सहमत हो जाते हैं, मतलब दोनों पार्टी एक ही डिसीजन पर सहमत हो जाती है, उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन होना। तो देखिए, जो नेगोशिएशन होती है ये फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। तो देखिए, जो फॉर्मल नेगोशिएशन होती है इसमें क्या होता है कि जो लेबर यूनियन होती है, मतलब उनका जो हेड होता है और जो कंपनी का मालिक होता है, उनके बीच में नेगोशिएशन होती है। मान लीजिए जो लेबर है उनको सैलरी कम मिल रही है, ऐसे में क्या होगा, जो लेबर है वो स्ट्राइक करेंगे, है ना, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में जो कंपनी का मालिक है और जो उनका यूनियन का जो हेड है वो आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। मान लीजिए जो लेबर है उनको 10,000 सैलरी मिल रही है, तो वो कहेगा कि लेबर को कम सैलरी मिल रही है, हमें 20,000 चाहिए। अब जो बिजनेसमैन है वो कहेगा कि मैं इतनी सैलरी नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी इतने फायदे में नहीं है ना, प्रॉफिट में नहीं है। तो ऐसे बीच में दोनों में नेगोशिएशन चलेगी और फिर दोनों एक ही उस पे आ जाएंगे कि वो कहेगा चलो 15,000 दे दूंगा, फिर वो कहते चलो 15,000 पे डील डन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बीच में नेगोशिएशन होगी, तो ये होती है फॉर्मल नेगोशिएशन। और इनफॉर्मल नेगोशिएशन कब होगी, जब जो दोनों पार्टी हैं वो आपस में कोई रिलेटिव है ना, मतलब आप है आपका दोस्त है, या आप है आपका भाई हो गया, है ना, जो मतलब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, अगर उनके बीच में नेगोशिएशन होता है तो इनफॉर्मल नेगोशिएशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पिताजी ने बोला कि हम किसी एक जगह घूमने जाएंगे, आपके भाई ने कहा हमें जाना है मसूरी, और आपने कहा कि मुझे जाना है गोवा। तो दोनों में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसे में नेगोशिएशन करते वक्त फिर आप दोनों को एक ही मतलब डिसीजन पे आना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोनों ने तय कर लिया कि चलो ना तेरा ना मेरा, हम कश्मीर जाते हैं ना, तो ये क्या हो गया, उनके बीच में नेगोशिएशन हो गया। अब देखिए, जो फॉर्मल नेगोशिएशन होती है उसमें क्या होता है कि एक जगह फिक्स होती है और टाइम जो है फिक्स होता है कि मतलब इस जगह पर इतने बजे नेगोशिएशन की जाएगी। लेकिन जो इनफॉर्मल नेगोशिएशन होता है उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। ये तो जब आपस में मिल गए जब भी नेगोशिएशन होगी, है ना, उसी टाइम भी नेगोशिएशन हो जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। तो देखिए, मेनली जो प्रोसेस है ना नेगोशिएशन का वो इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका नेगोशिएशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सभी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये माना है कि जो नेगोशिएशन है उसके 4 स्टेजेस होते हैं, है ना, कौन कौन से, जैसे कि ओपनिंग, एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और चेंज ऑफ पोजीशन, और क्लोजिंग। देखिए, ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, अब उनको नेगोशिएशन करनी है तो सबसे पहले वो ओपनिंग करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि कंपनी का मालिक है वो बताएगा कि अभी कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है। फिर जो हेड होगा जो लेबर यूनियन का वो बोलेगा कि सैलरी कम दी जा रही है, तो ये होगी ओपनिंग, है ना। फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी, है ना, वो दोनों बताएंगे अपनी सिचुएशन, बताएंगे कि लेबर से लेबर्स को इतना मतलब सहना पड़ रहा है, वो इतना काम कर रहे हैं, उनको सही सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है ना, उनको सफर करना पड़ रहा है। फिर बिजनेसमैन अपनी इंफॉर्मेशन देगा कि कंपनी घाटे में चल रही है, इतने पैसे नहीं आ रहे कि मैं उनको दे सकूं। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। फिर क्या होगा, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन तब होती है जब दोनों एक ही उस पर सहमत हो जाते हैं, जैसे कि जो कंपनी का ओनर है वो कहेगा कि चलो 15,000 में दे सकता हूँ, फिर जो हेड होगा वो कहेगा कि हाँ मैं भी 15,000 ले सकता हूँ, है ना, वो वर्करों को 15,000 दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, कि मतलब दोनों अपनी पोजीशन से चेंज हो गए, वो 20,000 मांग रहा था वो 15,000 पे आ गया, और जो बिजनेसमैन है वो 10,000 दे रहा था वो 15,000 पर आ गया, है ना। तो दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। और फिर आखिरी में क्या होता है, क्लोजिंग, मतलब डील डन हो गई, है ना। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं नेगोशिएशन करने के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब देखिए, जो अमेरिकन रिसर्चर्स है ना उन्होंने भी अपनी मतलब अलग थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि नेगोशिएशन के 9 स्टेजेस हो सकते हैं। तो इसको ना मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, है ना, आपको कोई सामान लेना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो सबसे पहले आप ओपनिंग करेंगे, बोलेंगे भैया मुझे ये खरीदना है ना, फिर वो दिखाएगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन का, मतलब आपसे आप उससे पूछेंगे भैया ये कितने का है, फिर वो बताएगा फर्स्ट प्राइस की, मान लीजिए ये 100 रुपए का है। फिर आप प्लानिंग करेंगे, आप उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, आप पता लगाएंगे कि ये 100 रुपए की चीज है कि भी नहीं। फिर आप प्रोडक्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भैया इसका वजन कितना है ना, ये किस कंपनी का है ना, इसको कौन बनाता है, कहाँ बनता है, वो सब चीजें प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे।
फिर क्या करेंगे, जब आपने तय कर लिया कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है, फिर आप करेंगे बार्गेनिंग, है ना। आप बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे 50 रुपए में चाहिए, है ना। फिर वो अपनी प्राइस बताएगा, वो बोलेगा नहीं भाई इतना मैं कम नहीं कर सकता, मैं 70 रुपए में दे सकता हूँ, इससे कम नहीं होगा। फिर आप करेंगे प्री क्लोज करेंगे, है ना, चलो आपका ना मेरा 60 रुपए में डील डन करो। फिर आखिरी में क्या होता है, क्लोज, यानी वो भी 60 रुपए में मान गए और आप भी 60 रुपए में मान गए, है ना। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये क्या होती है, बार्गेनिंग नेगोशिएशन होती है। तो देखिए दोनों प्रोसेस सही है, जो भी आपको पेपर में पूछा जाए आप दोनों प्रोसेस लिख कर आ सकते हैं। अब अगला होता है इंटरव्यू। अब देखिए मैं लाइन से ये बताते जा रहा हूँ कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स का नेगोशिएशन में इस्तेमाल करेंगे, फिर करेंगे आप इंटरव्यू में। जैसे कि आपको पता ही है इंटरव्यू में तो सिर्फ बोलने का ही काम होता है, तो आपको स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, सामने वाले के साथ कैसे बात की जाती है, तभी आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा होगा। तो इंटरव्यू तो आप सभी जानते ही हैं क्या होता है ना, टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब दो लोग आपस में बैठते हैं, एक वो होता है इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेगा, और एक आप होते हैं ना एम्प्लॉयर जो इंटरव्यू देता है। दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका आंसर देंगे, है ना। फिर वो तय करते हैं कि आप जॉब के लायक है कि नहीं है, फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है ना। ये पूरा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। अब देखिए इंटरव्यू भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली आपको जॉब इंटरव्यू जानना चाहिए, है ना। जो इंटरव्यू लिया जाता है वो मेनली जॉब के लिए लिया जाता है। और भी कई सारे इंटरव्यू होते हैं, लेकिन जो मेन इंटरव्यू होता है वो जॉब के लिए ही होता है। तो देखिए जॉब इंटरव्यू एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है ना। फॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि आप उसमें बिल्कुल फॉर्मल तरीके से कपड़े पहन के जाते हैं, टाई वाई लगा के, है ना, कोट वगैरह पैंट वगैरह जूते पहनकर, है ना। और उनसे जो बातचीत करेंगे हेलो सर करके, हाय सर करके, गुड मॉर्निंग करके, बिल्कुल जो फॉर्मल इंटरेक्शन होता है उसके तरीके। अब देखिए जो जॉब इंटरव्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। एक तो होता है फेस टू फेस इंटरव्यू, है ना, जैसे कि कोई भी जॉब आपको चाहिए तो आप फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप डायरेक्ट उनके आंसर देंगे। तो देखिए कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो आपसे फोन पर लिए जाते हैं, वहां से जो कंपनी वाले आपको कॉल करेंगे और वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है ना, आप क्या करते हैं, आपने क्या क्या किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है। तो डायरेक्ट फोन पर ही आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देंगे। और एक होता है वीडियो इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि आप अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, उसमें आप बताते हैं कि मैं, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी हॉबीज क्या है ना, मैंने क्या क्या, मेरी क्वालिफिकेशन है क्या क्या, मेरी स्किल्स है। तो उसका पूरा एक वीडियो बनाकर आप कंपनी में भेजते हैं, फिर कंपनी वाले वीडियो को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं आपको लेना है या नहीं लेना है। और अगला होता है पैनल इंटरव्यू। तो पैनल इंटरव्यू का मतलब है कि एक पूरा पैनल होता है जिसमें 5 से 6 लोग होते हैं और वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। अब देखिए फेस टू फेस और पैनल में क्या अंतर होता है। फेस टू फेस में एक ही व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेता है, कोई भी मैनेजर हो सकता है, वो आपको अपने सामने बैठा के फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा। लेकिन पैनल इंटरव्यू में 3 से 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग भी हो सकते हैं। फिर वो सब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपने यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो देखा होगा। उसमें क्या होता है, 5 से 6 लोग पैनल में बैठाकर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और भी कई तरीके के होते हैं, जो एसएससी, जो भी गवर्नमेंट जॉब के जो इंटरव्यूज होते हैं, तो वो पैनल इंटरव्यू ही होते हैं। और अगला होता है ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू का मतलब है वर्चुअल इंटरव्यू, यानी जो जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना। उसमें आपको क्या करना है, अपना वीडियो ऑन करना है ना, सामने अपना फोन लगा देना है मुंह के सामने, और उसका स्पीकर ऑन करके वो सामने क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको उसका रिप्लाई देना होता है। वहां पे फिर घर पे ही आपको टाई वाई जूते वूते पहनकर, मतलब कोट वगैरह पहनकर, बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है कैमरे के आगे और अपना इंटरव्यू देना होता है ना। और देखिए ऐसा इंटरव्यू इसलिए करवाया जाता है ताकि टाइम और कॉस्ट दोनों बच सके। अगला है परसुएशन स्किल्स। तो परसुएशन स्किल्स जिसे हिंदी में अनुनय कौशल बोला जाता है। तो देखिए एक टाइप की ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी सामने वाले जो ऑडियंस है उसको समझते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनके व्यू पॉइंट्स क्या है, उनको समझते हैं। और फिर एक क्राफ्टिंग कंपाइलिंग मैसेज, जो एक संमोहक जो मैसेज होता है, मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन या एक ऐसा मैसेज जो सामने वाले को पसंद आ जाए, तो एक ऐसा मैसेज उसको देते हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं कि आप ऐसी स्किल में आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आप उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उस स्केल में, जिसकी मदद से क्या होगा कि जो आप चाहते हैं सामने वाला वही करेगा, है ना। आपका जो व्यू पॉइंट है तो वो सामने वाला भी वही सोचेगा कि हाँ इसमें फायदा है। मतलब जो आप चाहते हैं ना, सामने वाले को समझिए, है ना, उसको मतलब ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसी ऐसी बातें बताइए, ताकि जो सामने वाला बंदा है वो आपके फेवर में आ जाए, वो सोचे कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं।
और जब भी आप परसुएशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस टाइम पे एक्टिव लिसनिंग करनी होती है। जो भी आप इंफॉर्मेशन सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें ऑडियंस को कोई वैल्यू मिल रही है, यानी सामने वाले व्यक्ति को कोई वैल्यू मिल रही है और सामने वाला मतलब ये उसको मतलब ये बिलीव आ जाए या भरोसा हो जाए कि मतलब जो आप उसको आइडिया दे रहे हैं या फिर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि उसमें उसी का फायदा है। अब देखिए आप, मुझे लगता है कि आपको अब तक कुछ समझ नहीं आया होगा कि आखिर में है क्या, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। अब आपने एमएलएम वाले देखे होंगे है ना, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे मतलब आए होंगे जो आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारे साथ जुड़कर ये काम करा है ना, आपको मतलब ये मिलेगा है ना, आप गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके आपको अपने आइडियाज के बारे में बताते हैं। तो देखिए जब भी आपने ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करी होगी जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या एमएलएम करते हैं या जो भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं ना, अपना प्लान बताते हैं, जो वो कर रहे होते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो वो ऐसे में देखिए क्या क्या कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले ऑडियंस को समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। सबसे पहले वो ऑडियंस को समझते हैं, यानी वो आपको समझते हैं कि वो जो आइडिया वो बताने वाले हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं। जब वो आपको जान लेते हैं फिर वो अपने आइडिया के बारे में बताते हैं है ना, कि आप अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा है ना, आप इतने साल में इतनी आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो वो सब चीजें अपना प्लान वगैरह बताते हैं। और ऐसे में वो देखिए वो क्या करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कोई कागज ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, उससे समझाएंगे बना बना कर है ना, या बोल बोल कर आपको समझाएंगे कि आप इतने साल इतने रिच हो जाएंगे, इतने अमीर हो जाएंगे है ना, फिर आप ऑडी वगैरह खरीद सकते हैं, रोलेक्स की घड़ी खरीद सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको मतलब इमेजिनेशन कराएंगे और ऐसी चीजें बताएंगे है ना। तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं है ना। और अपनी जो मतलब वो चाहते हैं, अपने जो इंटेंशन है, उनका जो व्यू पॉइंट है, वो भी आपको बता रहे होते हैं। वो मतलब वो कोशिश क्या करते हैं कि मतलब आप उनकी बातों में आ जाए है ना, आप उनके ऊपर मतलब उनकी बातों में आ जाए, उन पे भरोसा कर ले और वो जो चाहते हैं उनमें इन्वेस्ट कर दे है ना, वो ये सब चाहते हैं। तो जो ये जो लोग होते हैं क्या कर रहे होते हैं, अपनी परसुएशन स्किल का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी को परसुएशन स्किल बोला जाता है कि मतलब आप जो चाहते हैं, आप अपनी बातों को, अपनी मतलब एक्टिव लिसनिंग का और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके सामने वाले को मतलब अपने फेवर में ले लें और उनको मतलब ऐसे सोचने में मजबूर कर दे कि मतलब जो उनका फायदा होगा ना, उसमें हमारा फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है, बल्कि किसका फायदा होगा, हमारा ही फायदा होगा। लेकिन हमने उनको ऐसा सोचवा दिया है, ऐसी बातें बताएंगे ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि बस उसमें उन्हीं का फायदा है, हमारा फायदा नहीं है, है ना। तो इसी को बोलते हैं परसुएशन स्किल। तो देखिए जब ये आप स्किल का इस्तेमाल करते हैं ना, परसुएशन स्किल का, तो इसमें क्या करते हैं, आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन करेंगे तो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और खास करके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे है ना, तो ये क्या एक टाइप का बिजनेस ही तो एमएलएम और डिजिटल मार्केटिंग हो गया और जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, तो ये जो एक टाइप का बिजनेस होता है, इसमें भी आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, ऐसी परसुएशन स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए जो परसुएशन स्किल्स होती है, इसका जो मेन गोल है वो क्या है, इसका जो मेन गोल है सामने वाले के बिलीफ को जीतना है ना, मतलब जो सामने वाले का पहले तो ट्रस्ट जीतना है ना, इफेक्टिव लिसनिंग करके, कम्युनिकेशन करके, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर है ना, अच्छा बिहेवियर के साथ, अपना एटीट्यूड के साथ सामने वाले का बिलीफ जीतना और फिर अपने फायदे के लिए सामने वाले से कुछ भी करवाना। लेकिन उसमें उसका भी फायदा होना चाहिए, ऐसा उसको सोचवाना पड़ेगा है ना, ऐसा मतलब उसको मतलब बताना पड़ेगा, आइडियाज देना पड़ेगा ताकि सामने वाले को लगे कि उसमें उसी का फायदा है, लेकिन फायदा किसका होगा, हमारा। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इट्स एम टू चेंज माइंड, उसके माइंड को चेंज कर देना है ना, उनके एक्शन को एनकरेज करना है ना, मतलब उनका एक्शन मतलब हम उनके माइंड को चेंज करके हम उनसे इन्वेस्ट करवा लेंगे है ना, कोई भी वो कोई भी मतलब प्रोडक्ट में या कोई भी मतलब जो पॉलिसी है उसमें इन्वेस्ट करवा लेना सामने वाले का माइंड चेंज करवा के। वो माइंड चेंज कैसे होगा, परसुएशन स्किल्स की मदद से। तो देखिए परसुएशन स्किल्स मेनली सेल्स में इस्तेमाल की जाती है। आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको सामने वाले के साथ उसको बताना तो पड़ेगा इस प्रोडक्ट का क्या फायदा है ना, उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो आप वहाँ पे परसुएशन स्किल का इस्तेमाल करेंगे और स्पीकिंग स्किल का भी इस्तेमाल करेंगे। और अगला है पब्लिक रिलेशंस। तो देखिए जो पब्लिक रिलेशन है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन में आप
रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। और किससे करते हैं? पब्लिक के साथ, जो कस्टमर है, आपकी जो जनता है ना, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो आप जो कस्टमर होता है उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, है ना। और ऐसे में आपको जो पब्लिक रिलेशन है उसको मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करा तो इससे जो इमेज होती है ना कंपनी की, वो खराब हो सकती है ना। तो इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए ना कंपनी कई सारी स्ट्रेटेजीज बनाती है ताकि जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो सके। अब देखिए, पब्लिक में तो सब आ सकते हैं, है ना। जो कस्टमर हो गए वो पब्लिक हो गई, जो क्लाइंट हो गए, जो एम्प्लॉयज हो गए, जो कंपनी में जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज भी पब्लिक रिलेशन में आते हैं। जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हो गए, है ना, ये सबको मतलब इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हुआ तो मतलब कंपनी को जो इमेज है वो खराब हो सकती है। अब देखिए, इसको एग्जांपल से समझिए। अब देखिए, जैसे कि अगर हम टाटा की कोई भी कंपनी के बारे में बात कर लीजिए, टाटा मोटर्स हो गई, टीसीएस हो गई, है ना। जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे मन में क्या आते हैं? रतन टाटा आते हैं। अब हमारे उनके लिए कई कई ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है ना मन में, मतलब ऐसे रिस्पेक्ट वाली भावना आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो उनके जो एथिक्स है, उनकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा महान है ना। और उसमें जो भी रिलेशनशिप है, मतलब जो उनके जो एम्प्लॉयज है और जो कस्टमर्स है, उनका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो उनकी जो कंपनी है उसकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं अगर हम ऐसी कंपनी की बात कर ले कि जो जिनके जो एम्प्लॉयज है वो खुद धरने पे बैठे हुए हैं, है ना, वो मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, है ना, और वो जो बदले में जो कंपनी वो उनको निकाल दे रही है ना। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है ना। तो ऐसे में क्या पता चलता है कि वो जो कंपनी है उसको फायदे में नहीं है ना, उसकी इमेज पे खतरा आ जाता है ऐसे में, है ना। और लोग फिर जो उनकी जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स नहीं खरीदेंगे, उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में जो पब्लिक रिलेशनशिप है ना वो किसी भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इमेज से सीधा सीधा रिलेट करता है। जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, जो कंपनी की इमेज है वो भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, कंपनी उतने ही फायदे में होगी। अब देखिए, अगर आपको एक इफेक्टिव पीआर करना है, यानी पब्लिक रिलेशनशिप को एक अच्छा मजबूत बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? क्राफ्टिंग मैसेजेस, आपको कई सारे मैसेजेस भेजने पड़ेंगे। किसको? एम्प्लॉयज हो गए, आपके जितनी वर्कर्स हो गए, सबको मैसेज भेजने पड़ेंगे। मैसेज क्या होगा कि मतलब आप काम बढ़िया कर रहे हैं, आपको ये काम करने की जरूरत है, फीडबैक देना एक टाइप से, है ना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको उनको मोटिवेशन देना। और हैंडलिंग क्राइसिस, अब कई सारे क्राइसिस आ जाते हैं। मान लीजिए कोई क्राइसिस आ गया, जैसे कि कोरोना आ गया। अब ऐसे में कई कंपनीज क्या करती है, एम्प्लॉयज को डायरेक्ट निकाल देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं कि एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी देती हैं, है ना, और जो भी उनकी हेल्प है वो वगैरह करती है ना। तो ऐसे में भी क्राइसिस को हैंडल करना जरूरी है अगर आपको पीआर को मेंटेन करना है। और देखिए, कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी क्या करती है, एक फेवरेबल परसेप्शन बनाए रखती है, यानी कंपनी की एक अच्छी इमेज बनाए रखती है कई सारे चैनल के माध्यम से। अब वो चैनल्स क्या हो सकते हैं? कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है ना, किसी जो महान अभिनेता है उससे एडवर्टाइजमेंट करवा ली, इससे कंपनी की इमेज सुधर सकती है। या फिर कोई जो चैनल्स हो गए, जैसे कि जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे एडवर्टाइजमेंट करवा ली, है ना, अच्छे अच्छे प्रचार करवा लिए। और जो कंपनी में जो भी चल रहा है, अच्छी चीज है कि कंपनी ने आज यहाँ पे नई ब्रांच खोली, वो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना। तो एक मतलब चैनल के माध्यम से जो फेवरेबल परसेप्शन है वो बनाए रखना है। इसकी मदद से क्या होता है कि जो एक रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहता है। अब देखिए, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीआर। अब देखिए, पब्लिक रिलेशंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टर रिलेशन। यानी देखिए, जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी जो शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, है ना, क्योंकि उनका ट्रस्ट उस कंपनी पे होगा। आज के टाइम पे अगर हम टाटा जो कंपनी है ना, जैसे टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, तो उनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा हाई है। क्यों है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उनका कंपनी पे ट्रस्ट है ना, वो जानते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है ना। और जैसे कि रिलायंस हो गया, है ना, और भी कई सारी कंपनीज होती हैं जिसमें मतलब इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है। और देखिए, पीआर का अगला काम होता है मेकिंग लास्टिंग इम्प्रेशन इन मीडिया रिलेशंस। मीडिया का मतलब यहाँ पे न्यूज से है, मतलब न्यूज के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आप जो भी मतलब काम कर रहे हैं तो मीडिया में एक अच्छी छवि जानी चाहिए। अगर बुरी छवि जाती है मीडिया में तो इससे कंपनी में इफेक्ट पड़ सकता है। अब मीडिया में इंस्टाग्राम भी आ सकता है, व्हाट्सएप आ सकता है, फेसबुक आ सकता है, ट्विटर आ सकता है ना, या न्यूज चैनल्स आ सकते हैं। तो मतलब उसमें एक अच्छी छवि कंपनी की जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि कोई कंपनी है, उसने
मतलब दिवाली पे बोनस दिया अपने वर्कर्स को। अब ये मीडिया में जाता है तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा ना, एक अच्छी इमेज बनेगी, लोग उस कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे। वहीं पर एक खबर जाती है कि कंपनी ने दिवाली के मौके पे 100 लोगों को कंपनी से निकाल दिया, तो लोगों के क्या इमेज बनेगी कि वो कंपनी क्या कितनी बेकार है ना, कंपनी के बारे में गलत गलत बातें छपेंगी, है ना। तो ऐसे में जो मीडिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने में। अगला होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोरोना आ गया, तो ये एक टाइप का क्राइसिस है, या फिर कोई मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, कि मंदी चल रही है मार्केट में। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो कंपनी है वो अपने वर्कर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है। अब देखिए अगला काम होता है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक परसेप्शन थ्रू रिसर्च। अब देखिए कई सारी कंपनी ना सर्वे करवाती है, रिसर्च करवाती है, ताकि वो लोगों का परसेप्शन जान सके ना, लोग क्या चाहते हैं वो सब जान सके। मान लीजिए कोई दो कंपनी है आपस में जो राइवल है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोका कोला एक पेप्सी है। अब जो कोका कोला है वो क्या करवाएगी, एक सर्वे करवाएगी कि पता लगाओ कि यहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा पीना क्या पसंद है, वो सबसे ज्यादा क्या पीते हैं, है ना। तो वो पहले सर्वे करवाएंगे और फिर परसेप्शन जान पाएंगे कि जो लोग हैं वो किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। तो इससे कंपनी को काफी ज्यादा हेल्प होती है। कंपनी पता लगा सकती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितना बिक रहा है और कितना नहीं बिक रहा है। मान लीजिए अगर प्रोडक्ट कम बिक रहा है तो कंपनी क्या करवाएगी, एडवर्टाइजमेंट करवाएगी, है ना। और मतलब जो एक्टर एक्ट्रेसेस है उनको पैसे दे के एड्स करवाएंगे वो, है ना, सोशल मीडिया पे मतलब ऐड करवाएंगे। तो कई सारे स्टेप्स वो लेंगे, और ये कब ले पाएंगे, जब लोगों का परसेप्शन वो जान सकेंगे। अगला है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। अब देखिए पब्लिक रिलेशन में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें, इसमें एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। आपको एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी होता है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जब आप एम्प्लॉयज को बोनस दे, है ना, उनको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, है ना, उनको मतलब कई तरीके की हेल्प कर सकते हैं। अगर उनको कोई समस्या है फाइनेंशियली, उनकी हेल्प कर सकते हैं। और उनके साथ आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयज की जो दुख समस्या है उनको हल कर सकते हैं, उनके जो भी नीड्स है उनको पूरा कर सकते हैं। अगर उनको कंपनी में कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही, कोई भी रूल और रेगुलेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उस पर डिसीजन ले सकते हैं। और अगला होता है डाटा मैनेजमेंट। तो डाटा मैनेजमेंट में डाटा को मैनेज किया जाता है पीआर द्वारा, जो पब्लिक रिलेशन का एक अलग से ना मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कंपनी में, जो पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करती है। उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो मैनेज किया जाता है। अब वो डाटा कोई भी हो सकता है कि कंपनी में कितने लोग हैं ना, कितने एम्प्लॉयज हैं, है ना, कौन सी पोस्ट पे कौन से लोग हैं, है ना, कौन सी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कितने रुपए लगेंगे, वो सब जितना भी डाटा होता है वो जो पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता है। और अगला काम होता है ब्रिजिंग द प्रोडक्ट प्रमोशन गैप। अब देखिए टाइम टू टाइम ना प्रोडक्ट का प्रमोशन करना जरूरी होता है ना। आपने मान लीजिए एक प्रमोशन करा और सीधा अगला प्रमोशन 1 साल बाद कर रहे हैं, 2 साल बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक फिक्स टाइम बना लेना चाहिए कि हर 6 महीने में हम एक नई ऐड निकालेंगे अपने प्रोडक्ट की, है ना। तो जो गैप है ना प्रमोशन का, उसको ब्रिज करना चाहिए। ब्रिजिंग मतलब उस गैप को कम करना चाहिए। आप देखते ही होंगे मार्केट में कितने टाइप के नई नई एड्स आते रहते हैं ना, दिन ब दिन कोई नई एड्स आती रहती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे होते हैं, है ना। एक ही कंपनी अपने जो प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है वो कितने सारे ऐड निकालती है, अलग अलग टाइप के ऐड निकालती है। एक ऐड निकाला, उसके मतलब 10 महीने बाद नया ऐड निकाला, फिर उसके 10 महीने बाद नया ऐड निकाला। तो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वो नए नए एड्स निकालते रहते हैं, ताकि कंपनी का जो प्रमोशन है वो होता रहे। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो हमने पढ़ा कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाइए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।